बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल नंबर 7। और एग्जांपल नंबर 7 जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बाद ये जो पोर्शन है जिसमें एग्जांपल्स होंगी 3.2 और 3.3 के बिटवीन में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन है सनाई रबत यानी कि बाइनरी रिलेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। तो उसमें स्टेटमेंट है कि फ़र्ज़ करें कि C1 C2 C3 तीन बच्चे हैं और M1 और M2 दो आदमी ऐसे हों कि दोनों C1 C2 का बाप M1 हो और C3 का बाप M2 हो तो रबत मालूम करें। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है इसको इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने C क्रॉस F हम मालूम करते हैं। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लेट C1 C2 C3 be three children and M1 M2 be two men such that the father of both C1 C2 is M1 and father of C3 is M2, find the relation child and father। तो इसमें दो बातें उसने पूछी हुई हैं, एक उसने C क्रॉस F है और दूसरी उसने कहा है कि भी जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जो उसने बताया है कि भी आपने C1 और C2 का जो है उसका रिलेशन आपने बनाना है M1 के साथ और C3 का उसने कहा है कि आपने बनाना है C3 इज़ M2। एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन उसने बनाना है। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 में उसने बताया है कि C जो है कैपिटल C इज इक्वल टू C1 C2 एंड C3। इसी तरह जो उसके पास है F है वो F है इज इक्वल टू M1 कॉमा M2। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो उसने बताया है कि भी C क्रॉस F निकालें, रिलेशन का निकालें इनके दरमियान में, और दूसरा उसने बताया है कि आपने जो उसने कंडीशन दी है कि C1 C2 को आपने रिलेशन बनाना है M1 के साथ और C3 का आपने M2 के साथ बनाना है, जो हम एक डायग्राम के सूरत में भी मैं यहाँ पे आपके साथ बनाऊंगा। तो सबसे पहले C क्रॉस F निकालते हैं। C क्रॉस F, तो C की वैल्यू लिखेंगे C1 C2 C3 और क्रॉस F की वैल्यू है M1 कॉमा M2। अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, तीन को दो से ज़रब देंगे तो 6 बनता है। तो अब यहाँ पे जो मैं C क्रॉस F निकाल के जो मैं सेट बनाऊंगा उसमें 6 पेयर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ। तो पहले के साथ C1 को मैं एक पेयर बनाऊंगा M1 के साथ, फिर कॉमा लगाऊंगे C1 का M2 के साथ। अच्छा, अब C1 की दोनों M1 और M2 के साथ हमने पेयर बना ली हैं। अब C2 का पेयर M1 और M2 के साथ बनाऊंगा C2 कॉमा M1 एंड C2 कॉमा M2। इसी तरह C3 का भी दोनों से पेयर बनेगा C3 कॉमा M1 एंड C3 कॉमा M2 और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे निकल आएगा C क्रॉस F आ जाएगा। दूसरा उसने ये बताया कि आपने इसको बनाना है, ऐसे ऑर्डर पेयर करना है कि भी C1 C2 इज़ M1। अब देखें यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, C1 और C2 का उसने कहा है कि ये इसकी डोमेन है तो ये इसकी रेंज होगी। तो इसी तरह जो C3 है, C3 को उसने M2 के साथ उसने कहा है कि भी आपने पेयर बनाना है। तो मैं इसको यहाँ पे डायग्राम भी बनाता हूँ। डायग्राम बनाने के बाद इसको जैसे लाइक ये मेरे पास ये डोमेन है जिसके अंदर C1 है, C2 है एंड C3 है, और जो रेंज है उसके अंदर है M1 एंड M2 है। C1 का M1 के साथ भी है और C2 का M2 के साथ भी, ये इसने स्टेटमेंट के अंदर कहा है। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। सच दैट द फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज M1, ये C1 और C2 का M1 के साथ है एंड फादर ऑफ C3 इज M2। तो जो दूसरा हमारे पास है रिलेशन कि C3 का जो है वो M2 के साथ है। तो अगर मैं इसका जो ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो इसका सेट जब मैं बनाऊंगा तो सेट मेरे पास जो बनेगा वो बनता है ऐसे कि C1 कॉमा M1 और C2 कॉमा M1 और इसके बाद है C3 कॉमा M2 और इसको मैं सेट क्लोज कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डोमेन निकालूंगा और उसके बाद रेंज निकालूंगा। अच्छा, अब डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि जो पहले एलिमेंट्स हैं जो x की जगह पे आते हैं वो आपके पास डोमेन है और जो आपके पास y की पोजीशन पे आते हैं वो आपके पास रेंज हैं।
तो यहाँ से मेरे पास जो डोमेन निकलेगी वो निकलेगी C1, C2, C3, ये वाला हिस्सा डोमेन है। इसी तरह जो रेंज है वो आपके पास ये M1 और M2, अब देखें यहाँ पे M1 है, यहाँ पे भी M1 है, तो दोनों में से मैं एक लिखूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे है M2। तो ये आपके पास डोमेन निकल गई, जो X की पोजीशन पे है और जो Y की पोजीशन पे, वो हमारे पास रेंज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए स्टेटमेंट है, वो कहता है कि फर्ज करें कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा रबत R मालूम करें कि X R Y जब सिर्फ और सिर्फ X लेस देन Y हो, नीज उनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो आपने A क्रॉस A मालूम करना है, उसके बाद आपने वो पेयर्स लेने हैं R के जिसके अंदर x जो है वो y से छोटा होना चाहिए, यानी कि जैसे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, यहाँ पे x और y दोनों इक्वल है, तो ये x छोटा है, ये y बड़ा है, तो आपने x लेस देन y वाले जो पेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास a है 1 2 3, a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। आप इनके a क्रॉस a मालूम करेंगे। a क्रॉस a मालूम करने के लिए 1 2 3 एक दफ़ा सेट लिखेंगे, क्रॉस 1 2 और 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तीन एलिमेंट्स इधर हैं, तीन एलिमेंट्स इधर हैं, तीन को जब मैं 3 से तरफ दूंगा तो 9। तो अब मैं जो सेट बनाने जा रहा हूँ a क्रॉस a का, उसके अंदर 9 पेयर्स होने चाहिए। तो मैं a क्रॉस a इज इक्वल टू 1 बाई 1, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, बारी बारी में सबके पेयर्स बनाऊंगा। तो ये मेरे पास दरमियानी ब्रैकेट आ गई, 1 1, फिर 1 2 और 1 3। इसी तरह 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3। और ये जितने भी पेयर्स हैं इनके दरमियान में आपने इस तरह ये कॉमा लगा देना है। ये आपके पास 9 एलिमेंट्स बनने चाहिए। ये तो आपके पास जो उसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि उसने डिमांड की थी a क्रॉस a आपने मालूम करने। फिर उसने बताया कि x लेस देन y वाले आपने पेयर्स लेने हैं। तो उसको मैं नाम देता हूँ, r का नाम देता हूँ, और इसमें से मैं वो लेता हूँ जिनमें x की कीमत y से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो पहला हिस्सा होता है x का होता है, दूसरा हिस्सा y का होता है। अब यहाँ पे x और y दोनों बराबर हैं, नहीं लेंगे। ये है x छोटा है, y बड़ा है, तो मैं ये पेयर लूँगा 1 2, फिर ये 1 3, ये x बड़ा है, y छोटा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों बराबर आ गए। ये x छोटा है, y बड़ा है, तो 2 3। इसी तरह 2 3, और ये आगे हमारे पास जो आएगा ये भी बड़ा है, x बड़ा है, y छोटा है, x बड़ा है, y छोटा है, और दोनों बराबर हैं। तो मेरे पास x लेस देन y वाले ये सिर्फ 3 पेयर्स बन रहे हैं, जिसके अंदर x की वैल्यू छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है। देखें, एक बड़ा छोटा है, 2 बड़ा है, एक छोटा है, 3 बड़ा है, x वाला छोटा है, y वाला बड़ा है। तो अब इसमें से मैं डोमेन निकालूंगा, डोमेन और रेंज मालूम करूंगा। अच्छा, जो x की पोजीशन पे है वो मेरे पास डोमेन में है, और जो y की पोजीशन पे है वो रेंज में है। तो डोमेन निकालूंगा तो डोमेन के अंदर 1 1 एंड 2, तो मेरे पास 1 रिपीट नहीं करूंगा और 2 मेरे पास आ जाएगा, 1 एंड 2। इसी तरह रेंज निकालूंगा जो y की पोजीशन पे है 2 3 3, तो 2 3 और फिर 3 है, लेकिन वो रिपीट नहीं करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2 एंड 3। तो ये डोमेन आपके पास बन गई, ये रेंज बन गई। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपने a क्रॉस a मालूम किया, आपने 9 पेयर्स बनाए, उसके बाद x लेस देन y जो कंडीशन थी उसके मुताबिक ये आपने जिनमें x की वैल्यू कम है और y की ज़्यादा है, आपने वो वाले पेयर्स लिख लिए। और वो पेयर्स लिखने के बाद उसमें आपने डोमेन जो x की पोजीशन पे होते हैं और जो रेंज जो y की पोजीशन पे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है, कुछ तफ़ाइल और उसकी डोमेन और रेंज है। यहाँ पे एक मुतरतब जोड़े, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 के अंदर आपके पास वैल्यू दी गई है a b, और इसमें कहा गया है कि एक तफ़ाइल फंक्शन a to b है को बयान करें अगर f इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में पेयर है सच दैट y इज इक्वल टू 2x + 3 और x बिलोंग्स टू a जबकि y बिलोंग्स टू b। तो फाइल f की कीमत, उसकी डोमेन, को डोमेन और रेंज मालूम करें। तो हमें जो दिया गया है y बराबर है 2x + 3 है। इसी तरह इंग्लिश की स्टेटमेंट भी हम रीड आउट करते हैं, फिर हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट है, ऑर्डर पेयर, ग्राफ्स हैं, फंक्शन है, डोमेन है। ये एग्जांपल नंबर 9 आ गई। इफ़ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b। f हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f, इट्स डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज मालूम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास गिवन जो रिलेशन है वो मेरे पास है f इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो मैं स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ पेज पे। मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर मैं ये रिलेशन लिखना हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं सेट का नाम लिखता हूँ कि सेट ए मेरे पास है 0 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह जो बी मेरे पास है 3 5 7 9 एंड 11। अच्छा, यहाँ पे जो उसने रिलेशन दी है उसने कहा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और उसने कहा है कि जो x है वो बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा। अब देखें, अब यहाँ पे उसने कहा है कि x a से आपने वैल्यूज़ लेनी है, तो x की वैल्यू a से लूँगा। अच्छा, मैं 0 यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह पे, तो मैं पेयर बनाऊँगा। तो अगर मैं जब यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये सारा 0 हो जाता है, तो ओनली 3 आता है। तो इसका मतलब है जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y का आंसर मेरे पास 3 आया। इसको मैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको पास सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। जैसे लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला 3। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, ये जो पहला एलिमेंट था, तो मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास 3 निकली। इसी तरह अब मैं 1 पुट करूंगा जो नेक्स्ट वैल्यू है, तो 2 वन द 2, 2 प्लस 3 मेरे पास आया 5। तो जब मैंने 1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास आती है 5। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट वैल्यू है 2, जब 2 पुट करूंगा 2 2 द 4, 4 प्लस 3 7, जब मैंने 2 पुट की तो मेरे पास जो y की वैल्यू आती है 7। इसी तरह जब मैंने 3 वैल्यू पुट की, 3 2 द 6, 6 प्लस 3 9, जब 3 पुट की तो मेरे पास जो आंसर निकलता है y का वो 9 आता है। नेक्स्ट पे मैं जब 4 पुट करता हूँ, 4 2 द 8, 8 प्लस 3 11, यानी कि 4 जब पुट किया तो मेरे पास वैल्यू उसकी आती है 11 आती है। तो ये मेरे पास जो है फंक्शन जो है, इसमें से जो वैल्यूज़ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जिसमें x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है। तो आपने यहाँ पे x में a की वैल्यूज़ को बारी बारी हमने पुट करते जाना है। पहले 0 पुट की तो वैल्यू y की जो आपके यहाँ लिख दी, फिर जब 1 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू जो आई वो आपने लिख दी, फिर आपने 2 वैल्यू पुट की, फिर 2 पे जो y की वैल्यू आई, इसी तरह 3 एंड 4 पे आपने 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ f। अच्छा, अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं जो x की पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे जितने भी सेट दिए हुए हैं इसमें से जो x की पोजीशन पे हैं उनको हम लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ f है, देखें ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। तो मेरे पास वही एलिमेंट आ गए जो a के अंदर लिखे हुए थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 3 एंड 4, और इसको मैं इक्वल लिख दूंगा, ये इक्वल टू a है। इसी तरह को डोमेन जो होगी हमारी, को डोमेन, वो मेरे पास क्या होगी? बी होगी, जो बी सेट होगा। उसके बाद मैं रेंज निकालूंगा। तो रेंज निकालने के लिए रेंज वो होते हैं जो y की पोजीशन पे होते हैं। अब y की पोजीशन पे कौन कौन से हैं? देखें यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 5 7 9 एंड 11। सेट को क्लोज करूंगा और मैं देखूंगा कि जो मेरे पास वैल्यूज दी गई थी, a की वैल्यूज मैंने इक्वल टू a लिख दिया, और जो b की वैल्यूज 3 5 7 9 11 है, ये वही वैल्यूज निकली हैं जो मैंने इस वाले सेट में से रेंज को देखते हुए। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास बी आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, जो एग्जांपल नंबर 9 है, कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। तफ़ाइल की एग्जाम है, इनटू तफ़ाइल है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे कि भी जो आपकी डोमेन है, 1 इनपुट है तो उसके साथ 2 आउटपुट है, 3 इनपुट है उसके साथ सामने 4 है, यहाँ पे एक वैल्यू बच रही है। तो उसी तरह 1 1 तफ़ाइल या इंजेक्टिव तफ़ाइल है, ऑन टू तफ़ाइल या सरजेक्टिव तफ़ाइल है, जिसके अंदर 2 जो इनपुट हैं उनकी सेम एक आउटपुट है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी C1 और C2 जो उसने वैल्यूज़ पुट की थी, तो उसने कहा था कि C1 और C2 दोनों की आउटपुट सम M1 है, और C3 की उसने कहा था आउटपुट M2 है। इसी तरह 1 1 और ऑन टू तफ़ाइल या बाइजेक्टिव तफ़ाइल की डेफिनेशन आ गई।
तफ़ाइल की अलामत आ गई। डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं, वो अरकान हैं जो आपने किसी भी पेयर के अंदर जो एक्स की पोजीशन पे होते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल से बताई थी जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था एक्सरसाइज में। तो डी आर डॉक्टर को आपने याद रखना है। तो डॉक्टर में डी पहले होता है, आर बाद में होता है। तो पेयर के अंदर जो पहले वाले हिस्से होते हैं वो एक्स की वैल्यू होती है, तो वो डोमेन होंगे। जो बाद वाले हिस्से होते होंगे उनको वाई, वो रेंज की जगह पे, यानी कि रेंज होंगे। वो जो वाई की जगह पे होंगे उनको हम रेंज कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस थ्री हो, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैल्यूज हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 में भी थे और रिव्यू एक्सरसाइज में भी थे। तो इंग्लिश की बुक में भी मैं स्टेटमेंट को रीड आउट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट एज इट इज सेम ही है। If f of x is equal to 2x minus 1 and g of x is equal to x square minus 3, then find the values of f of 1, f of minus 3, f of 7, g of 1, g of minus 3 and g of 4। वैल्यूज को वन बाय वन सबसे पहले मैं एफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज हैं इनको मैं राइट डाउन करूंगा। तो एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन, और इसी तरह जो मेरे पास दूसरी है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस थ्री। अच्छा, सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स के लिए ये इक्वेशन है, इसमें एफ से जो रिलेटेड है एफ ऑफ वन है मालूम करना है, इसी तरह एफ ऑफ माइनस थ्री मालूम करना है और एफ ऑफ सेवन मालूम करना है। ये तीन उसने क्वेश्चंस बताए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि थर्ड पार्ट में। इसी तरह जी ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट के लिए उसने कहा है कि जी ऑफ वन मालूम करना है, फिर जी ऑफ माइनस थ्री मालूम करना है और इसी तरह जी ऑफ फोर मालूम करना है, जी ऑफ फोर भी आपने मालूम करना है। तो ये तीन एफ से रिलेटेड है और तीन जी से रिलेटेड है। जब आपने ये मालूम करने हैं तो आपने एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। जब आपने जी वाले यूज़ करने हैं तो आपने जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये इन तीन सवालों को करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो सबसे पहले एफ ऑफ वन करते हैं। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू है, जहां जहां पे भी एक्स की जो होगी वैल्यू उसको वन पुट करेंगे। 2 इंटू वन माइनस वन, 2 वन द 2, 2 माइनस वन, मेरे पास आंसर आया 1। तो पहले एफ ऑफ वन का जो आंसर है 1 आता है। इसी तरह नेक्स्ट है एफ ऑफ माइनस थ्री। दोबारा इक्वेशन लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो एफ ऑफ माइनस थ्री ना मालूम करना है, तो एफ ऑफ माइनस थ्री। अब एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट करेंगे 2, एक्स की जगह पे मैंने माइनस तीन पुट किया, माइनस एक, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो मेरे पास आता है 6, और चूंकि माइनस है तो माइनस 6 माइनस एक, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है माइनस 7। ऊपर 1 आया था, यहाँ पे आंसर आया माइनस 7। थर्ड है आपके पास, दोबारा एफ ऑफ एक्स की रिलेशन लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो एफ ऑफ आपने 7 मालूम करना है। एफ ऑफ 7 मालूम करने के 2 इंटू एक्स की जगह पे 7 माइनस एक, 2 7 14 माइनस एक, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 13। ये तो आपके पास थे एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड। एफ ऑफ वन आपने मालूम किया, एफ ऑफ माइनस थ्री मालूम किया, एफ ऑफ सेवन मालूम की। अब हम जी ऑफ वन, जी ऑफ माइनस थ्री और जी ऑफ फोर मालूम के लिए जी ऑफ एक्स की हम रिलेशन को, इक्वेशन को यूज करेंगे। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस थ्री। सबसे पहले नंबर पे है जी ऑफ वन। तो जी ऑफ वन मालूम करने के लिए जहां पे एक्स होगा उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, तो माइनस थ्री। 1 का स्क्वायर आता है 1 माइनस थ्री, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है माइनस 2। तो जी ऑफ वन की वैल्यू आपके पास आई माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट दोबारा जी ऑफ माइनस थ्री मालूम करने के लिए जी ऑफ एक्स इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। एक्स स्क्र माइनस थ्री, आपने माइनस थ्री वैल्यू मालूम करनी है जी ऑफ माइनस थ्री। तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस का स्क्वायर प्लस आया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस थ्री, तो 9 माइनस थ्री मेरे पास आंसर आता है 6। तो जी ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू है, तो उसका जो मेरे पास जो आंसर आया वो 6 आया। इसी तरह नेक्स्ट जी ऑफ फोर मालूम करने के लिए दोबारा जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस थ्री। तो आपने जी ऑफ फोर मालूम करना है, तो एक्स की जगह पे 4 का स्क्र माइनस थ्री, 4 का स्क्र 16 माइनस थ्री, तो मेरे पास यहाँ पे आता है 16 माइनस थ्री, 13 आंसर आया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 स्टेटमेंट उसकी एज इट इज
सेम जैसे 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 था, इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में भी था। तो स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं और उसमें से जो कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो कहता है कि एग्जाम्पल 11 है, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इज टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3, जबकि ए और बी मुस्तकिल आदाद हैं। अगर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 और एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, फिर उसके डाटा हम वहाँ पे लिखते हैं पेपर पे। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे। स्टेटमेंट मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3, और आपके पास जो दो वैल्यूज उसने दी हैं वो उसने वैल्यू दी है एफ ऑफ 1 उसने वैल्यू दी है 4 और एफ ऑफ 5 उसने वैल्यू दी है 9, और आपने ए मालूम करना है और बी मालूम करना है। तो ये तो है डाटा जो आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड आउट करते हुए लिख लिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर ये एफ ऑफ 1 मालूम करेंगे। तो एफ ऑफ 1 मालूम करने के लिए जहां जहां पे एक्स हो वहां पे आपने 1 पुट कर देना, ए इंटू 1 प्लस बी प्लस 3। अब f1 की वैल्यू आपके पास 4 दी गई है, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3। तो अब a प्लस बी, ये a पॉजिटिव है इधर ही रहने देते हैं, ये 3 इस साइड पे आके 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो मेरे पास आता है a प्लस बी, उधर ही है ये 3 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास 1 आया। इस वाले हिस्से को सिर्फ मैं जस्ट तरतीब दे रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह अब मैंने इसी दोबारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ 9 की एफ ऑफ 5 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा इक्वेशन लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3। तो आपने एफ ऑफ 5 मालूम करना है, तो ए की जगह जहां पे एक्स है वहां पे आपने 5 पुट कर देना, ए इंटू 5 प्लस बी प्लस 3। एफ 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9, तो वैल्यू पुट करेंगे 9 इज इक्वल टू 5a प्लस बी प्लस 3। आपने 5a प्लस बी इधर ही रहने देंगे, ये 3 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3। तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास है 6। दिस इंप्लाइज आप तरतीब जस्ट देंगे 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा, अब आपने पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने इनमें जो a और b में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे ए और बी के साथ ए दोनों इक्वेशंस के अंदर ए के साथ जो कांस्टेंट लगा है क्या है। यहाँ पे ए के साथ 1 है, यहाँ पे ए के साथ 5 है, यहाँ बी के साथ प्लस 1 है, इधर भी बी के साथ प्लस 1 है। तो अब मेरे पास ऐसा है कि बी, चूंकि बी की दोनों उनके कांस्टेंट सेम है, अलामतें भी सेम है, तो मैं माइनस कर देता हूँ एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो इक्वेशन 2 मैं ऊपर लिखता हूँ 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। आप इक्वेशन 1 भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इक्वेशन 2 की वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं, तो जब उसको हम माइनस करेंगे तो वो प्लस में आ जाएंगी। डायरेक्ट ही करना, हमें दोबारा माइनस को फिर प्लस करना पड़ेगा। तो ये 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, और जो पहली इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो अलामतें तब्दील होंगी, तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, b एलिमिनेट हो गया। तो 5a माइनस से मेरे पास आएगा 4a, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आता है 5। दिस इंप्लाइज आपको a चाहिए, तो जो 4 है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा a इज इक्वल टू 5/4। ये मेरे पास a की वैल्यू निकली। अब जो आपके पास a की वैल्यू 5/4 निकली है, आप इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और वहां से b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं a की वैल्यू मैं पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 में ही, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू है 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1। आपने b फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस 5/4, ये 5/4 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 4 आया, 1 4 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 1 5 दा 5। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है b इज इक्वल टू -1/4। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये b की वैल्यू है, ये -1/4, a की वैल्यू है ये 5/4। तो मैंने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब के अंदर मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पड़ताल में या चेक करना चाहें कि आपके a और b की जो वैल्यूज दुरुस्त है,
तो आप वो चेक भी कर सकते हैं। सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इसको, मैं रेड में जो लिख रहा हूँ ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप अलग से कर सकते हैं चेक करने के लिए कि भी क्या हमारे जो आंसर्स हैं वो दुरुस्त हैं, गलत तो नहीं। तो मैंने पहले इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, या 1 ले लेता हूँ या 2 लेता हूँ। चले मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे 5a + b = 6। आपने जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट पे रहने देनी है, राइट वाली राइट पे रहने देनी है। तो 5a की वैल्यू है मेरे पास 5/4 प्लस b की वैल्यू है -1/4 = 6। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 5 25/4 और प्लस माइनस -1/4 = 6। यहाँ पे जो एलसीएम आता है 4 4 1 25, फिर आगे 4 1 1 1 1, तो मेरे पास आता है 6। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आता है 24/4 = 6। तो ये मेरे पास जो अभी इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 6। तो इस तरह 6 = 6 दोनों साइड मेरे पास यहाँ पे बराबर आती हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो ए और बी की जो वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है वो दुरुस्त है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आते तो यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे या ए की वैल्यू गलत है या बी की वैल्यू गलत है। इसके साथ ही आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी तमाम एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 रिव्यू एक्सरसाइज, तमाम एग्जांपल्स, डेफिनेशंस तमाम कंप्लीट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।